नमस्कार, होम मिल्स टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है और ब्रजेश पाठक ने भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार बताते हुए कहा है कि उनकी तुलना किसी राजनीतिक नेता से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का भगवान परशुराम से तुलना करना कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि जो लोग सनातन परंपरा का विरोध करते हैं वे भगवान परशुराम जैसे पूजनीय व्यक्तित्व की बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। दिखाया और उनका दूध से अभिषेक भी किया। कैसे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है। राहुल गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं उनके वंशजों ने ही गोपाष्टमी के दिन गौ रक्षकों पर, संतों पर लाठियां और गोलियां चलवा करके नई दिल्ली को, संसद भवन के आसपास को खून से रंगने का काम किया था। और इन्हीं के वंशजों ने, इन्हीं के सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक माना था और इन्हीं के लोगों ने सनातन संस्कृत को कभी स्वीकार नहीं किया। और राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब ये बिहार गए तो उस दिन देवोत्थान एकादशी थी। उस दिन जाकर के तालाब में कूद गए, मछलियां मारने लगे। राहुल गांधी जी कृपया अपने बारे में आत्ममंथन करिए कि आप हमेशा सनातन संस्कृत को चोट पहुंचाते रहे हैं और कैसे भगवान परशुराम की बराबरी कर सकते हैं। भगवान परशुराम इस दुनिया को, सनातन संस्कृत को स्थापित ही नहीं किया है, उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। और आपके पास इस प्रकार का कहीं कोई उदाहरण या वाकया नहीं है कि सनातन धर्म के साथ आप कभी खड़े हो। आपने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है। आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान परशुराम की बराबरी कभी भी कांग्रेसी या राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। समाजवादी दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिगर प्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हो रहे बदलाव पर विस्तार से चर्चा की। अमित शाह ने कहा है कि भारत वर्तमान में आपराधिक न्याय व्यवस्था के परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि एक समय था जब थाने को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम माना जाता था, लेकिन समय के साथ इसकी भूमिका अपराध नियंत्रण, जांच पड़ताल और अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचाने में अधिक महत्वपूर्ण होती गई। और गृह मंत्री ने कहा है कि अब आवश्यकता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली इस प्रकार विकसित किया जाए कि वहां देश के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रभावी और समयबद्ध प्राप्ति का माध्यम बन सके। उन्होंने आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सशक्त बनाने की भी जोर दिया। तो आज जहां तक आपराधिक न्याय प्रणाली का सवाल है, हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन से, कालखंड से गुजर रहा है। एक जमाने में थाना कानून और व्यवस्था इसको संभाल रखने का एक मुख्य उपकरण माना जाता था।
कहीं पर भी झगड़ा होता था, कोई डिस्प्यूट होता था, तो थानेदार साहब आकर इसका फौरी तौर पर समाधान करते थे। नहीं होता था तो केस होता था और सालों सालों तक केस लंबित रहता था। थोड़ा आजादी की यात्रा में हम आगे बढ़े, थाने का स्वरूप क्राइम कंट्रोल के रूप में भी परिचय में आने लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, अपराधी पकड़े गए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना, जेल में ले जाना, यहां तक की प्रक्रिया पर थाने का एक कंट्रोल भी था और अच्छा खासा रसूख भी था। मगर अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को, हम देश के हर नागरिक को हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाएं। किसी के अधिकारों का हनन होता है, शरीर हो, संपत्ति हो या सम्मान हो, ये तीनों के रक्षा के अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इसका कहीं पर भी हनन होता है और सालों सालों तक हनन करने वाले को सजा नहीं होती है, तो मैं मानता हूं ये पूरी सिस्टम बेईमानी है। अगस्त 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन। लखनऊ में बालिका सुधार गृह के निरीक्षण के बाद बसपा नेता अपर्णा यादव ने वहां की व्यवस्थाओं और बच्चों के पुनर्वास कार्यों की सराहना की। और अपर्णा यादव ने कहा है कि काफ़ी समय बाद उनका यहां पहला निरीक्षण था और हर बार की तरह इस बार भी बच्चों से कई रोचक बातें सुनने को मिली। उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने घरों से दूर हो जाते हैं या भटक जाते हैं, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और अपर्णा यादव ने कहा है कि इन बच्चों को पुनर्वास कर उन्हें उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण और संवेदनशीलता कार्य है। उन्होंने बालिका सुधार गृह में चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों को बेहतर भविष्य की कामना की। मैं भागा पास की बात कर रहा हूं, निरीक्षण करने में क्या कुछ मैं यहाँ पे क्या कुछ निर्देश दिया आपने उनकी चीजों के बारे में? आज मेरा ये काफ़ी समय बाद पहला निरीक्षण रहा और मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ तो मुझे बच्चों से रोचक बातें ही जानकारी मिलती है, उनके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, परिस्थितियाँ हैं। और मुझे लगता है साइकोलॉजिकली ये जो बच्चे कहीं से अगर भाग करके आते हैं और उसमें प्रदेश सरकार की इतनी सुगम और सुंदर व्यवस्था है कि ऐसे बच्चे जो निराश्रित होते हैं या कहीं से भाग करके आ जाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था रखनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और इन बच्चों को वापस उनके घर वापसी भेजना, चाहे उनको जो है रिहैबिलिटेट करना पढ़ाई के माध्यम से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और मुझे लगता है ऐसे देवतुल्य कार्य में मैं आह्वान करना चाहती हूँ आज सभी आपके माध्यम से कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग सच में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जेन्युइनली जो अच्छे, जिनका जो है मैं कहूँगी व्यापार है, वो ऐसे बच्चों से आकर के जरूर मिलें। उनको जो है जो भी संभव मदद हो सकती है, उनके रहने से लेकर के उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी पीड़ा समझें और ऐसे बच्चों की। अयोध्या से विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे मुकेश सहनी ने निषाद समाज के आरक्षण मुद्दे पर प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वजों का संबंध भगवान राम की कथा से जुड़ा हो रहा है, लेकिन आज निषाद समाज स्वयं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। सहनी ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान निषाद समाज को आरक्षण देने के कई वादे किए गए, लेकिन अब तक उन्हें
पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2027 से पहले निषाद समाज के लिए आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बसपा का समर्थन नहीं करेगी। मुकेश सहनी ने यह भी बताया है कि प्रदेश भर में संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, जिसके सिलसिले में वे अयोध्या पहुंचे। देखिए, आज प्रभु श्री राम जी के अयोध्या के धरती पर हम आए हैं और प्रभु राम जी से दर्शन भी करेंगे और प्रभु श्री राम से आग्रह करेंगे कि कभी हमारे पूर्वज आपके नाव पार किए हैं और आज हमारा निषाद समाज का नाव जो है मझधार में फंसा हुआ है और आपके नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं पूरे देश में। और कई बार उन्होंने वादा किया है कि निषाद समाज। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम टीवी भारत।